मेधाताई नमस्ते, पाय लागू। मेधाताई अब चौथा दिन है आपके उपवास का। मेधाताई अब ये जरा सा मुश्किल होगा आपके लिए, मगर सारी मुंबई जो लाखों जनता सुन रही है मेधाताई, मैं रेडियो मिर्ची से जीतू राज बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको नमस्कार एंड सादर चरण स्पर्श मेधाताई। मेधाताई ये पूछना गलत है कि कैसे वाटतंय, कैसी हैं आप? कल तबीयत जरा बिगड़ी थी। अभी सुबह के समय तो जरा ठीक लगता है। हाँ मेधाताई, चौथा दिन शुरू हो गया आपके उपवास का आज। सरकार की तरफ से कोई वहाँ आया, उन्होंने क्या कहा है मेधाताई से, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, अभी तो किसी ने भी यहाँ कोई ये कदम नहीं रखा, न कोई अगुवाई भी की, कोई बात भी की। उनको सब मालूम ही है कि 23 मार्च को पहले और फिर 5 अप्रैल को हजारों लोगों की रैली के दौरान हमने उनको सब दिया था, और मुख्यमंत्री को 5 तारीख को और 6 तारीख को मुख्य सचिव से चर्चा भी हुई थी सभी मांगों पर। इसके बावजूद जबकि इतने अधिकृत कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डिमोलिशन इन्होंने चालू किया, जिसमें बिल्डर्स का पूरा फ्रॉड है, तो फिर हमको इसके ऊपर उतरना पड़ा, क्योंकि पुलिस की अत्याचार भी बढ़ती जा रही है बात। पर अभी तक उन्होंने कोई उस पर अगुवाही नहीं की है, चर्चा की या किसी ने। शुक्रवार को जब 70 लोगों के साथ खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में आप गई थी मेधाताई, तब पुलिस का बर्ताव कैसे था आपके साथ? मेरे साथ तो ठीक ही रहते हैं, पर गोलमाल बात करते हैं। लेकिन एक बार बोल रहे थे कि आपकी सुरक्षा के लिए, कभी बोल रहे थे कि उनके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, और कह रहे थे आपके कारण लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनता है। हम तो अहिंसक आंदोलनकारी हैं, हमारे कारण नहीं। तो यहाँ तो युद्ध जैसा माहौल खड़ा होता है। आज भी वो आते हैं कि नहीं, देखना है, क्योंकि वो पूरे जेसीबी मशीन, बुलडोजर, हेलमेटधारी कई सारे कर्मचारी, पुलिस और बिल्डर्स के लोग इनके साथ एक हमला करने के लिए आते हैं। तो हमारे कारण लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे बनता है? और पुलिस तो पूरे बिल्डर्स के पक्ष में है। कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी भी निष्पक्ष बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन में हायर अप तक बिल्डर्स का बहुत ही बड़ा प्रभाव दबाव है। आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने ये घोषित किया कि हर महीने वो बिल्डर्स से मिलेंगे, जबकि जन संगठनों से मिलने के लिए उनको समय ही नहीं होता है। जहाँ लोग पीड़ित होकर उनके दरवाजे पे पहुँचते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो पुलिसों ने यहाँ बहुत अत्याचार किए थे, भले पुलिस स्टेशन पे अत्याचार न किए हो। जहाँ आप बैठी हैं अभी बैठे हैं यहाँ, तो 80 साल की महिला को घर से बाहर किस प्रकार से निकाला, ये लोग बता रहे हैं। जनवरी में तो हुआ ही था, पर इस बार 19 और 20 तारीख को, और किसी को मुक्के से मारना, किसी बच्चे को भी बिना कारण उठा लेना। एक महिला को पीछे से इन्होंने लाठी मारी और पूरा खून निकला, और वो अस्पताल में थी। तब अस्पताल पर भी पुलिसों ने इतना ये रखा था कि उनके पति के नाम पर FIR दाखिल है इस बिल्डर के खिलाफ, शिवालिक के खिलाफ, जिसके बारे में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दी है कि तत्काल इन्वेस्टिगेशन करो। इसीलिए उनकी पत्नी को शायद टारगेट बनाया, और अस्पताल में उनको धमकियां दी जा रही थी कि आप पहले वापस ले लो FIR, नहीं तो आपको डिस्चार्ज दे देंगे। मेधाताई, एक तो इशू इस गणेश कृपा सोसाइटी का है जो गोलीबार एरिया खार में है, एंड दूसरा ये जो 3K क्लॉज है महाराष्ट्र स्लम एरियाज एक्ट 1971 का। बिल्कुल। तो आप फिलहाल जब ये उपोषण कर रही हैं, जहां चौथे दिन में प्रवेश हो रहा है, मुख्य मुद्दा क्या है? इज इट द गणेश कृपा हाउसिंग सोसाइटी मेधाताई? नहीं, हमारी 10-15 मांगे हमने रखी है। एक तो गणेश कृपा सोसाइटी नहीं है, यहाँ 46 सोसाइटियों का 140 एकड़ करीबन एरिया है, पूरे गोलीबार एरिया। और यहाँ गोलीबार, जवाहर नगर मिलकर, और एक बाजू कुछ प्राइवेट लैंड ओनर्स थे जिनके साथ भी धोखा किया है। उनमें से भी 1-2 कोर्ट में गए हुए हैं। गणेश कृपा का ही एक छोटा हिस्सा पहलवान नाम के प्राइवेट मालिक क्लेम करते हैं कि उनका था, वो भी कोर्ट में फाइट आउट कर रहे हैं। और एक सोसाइटी को इन्होंने फंसाया है। एक सोसाइटी के एग्रीमेंट्स हुए थे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ,
लेकिन वो सबको एमालगमेट करने की बात, वो 3K क्लॉज जो है स्लम एक्ट का, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को जो बहुत ही ज्यादा सत्ता दी गई है, अधिकार दिए है, उसके तहत हुआ जबकि विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री रहे। तो एक एक सोसाइटी को फंसाया गया है और सभी ने अभी अपने कागजात निकाले हैं और उससे यह साबित हो रहा है कि किसी मृत व्यक्ति की हस्ताक्षर है, कहीं जो हाजिर ही नहीं थे उनके हस्ताक्षर है। 2007 के किसी रजिस्टर से सिग्नेचर्स का पन्ना फाड़कर 2009 के मिनट्स में जोड़ा गया है उसमें। तो ये सभी एक्चुअली बिल्कुल हाईकोर्ट में अगर पूरे डिटेल की जांच होती तो हो सकता था, सिविल कोर्ट में जांच होती तो हो सकता था। मेधाताई, उन्होंने हाईकोर्ट को भ्रमित कर दिया। मेधाताई, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ मैं 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट पूछूंगा कि अगर मेधाताई अभी रेडियो मिर्ची पर सरकार से डायरेक्टली कुछ बोलना चाहें तो वो 1-2 मुद्दे क्या होंगे वहां से अगर बोलना चाहें तो? एक तो ये है कि इस मुंबई को, और जैसे अभी अभी एक मैगजीन तहलका में घोषित किया है और पूरे डिटेल्स ये महाराष्ट्र को बेच रहे हैं और यहाँ के ही मंत्री मुख्यमंत्री भूतपूर्व, और इसलिए अगर जमीन के घोटाले रोकते हैं तो पूरी जांच होनी चाहिए। जहाँ जहाँ विवाद हमने खड़ा किया है और बताया है उसके लिए जांच समिति होनी चाहिए और स्लम एक्ट के 3K क्लॉज को रद्द करना चाहिए। साथ ही बिल्डर्स के द्वारा ही गृह निर्माण की कोई जरूरत नहीं है। लोग खुद जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना चुके हैं तब वो खुद अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, तभी उनकी जनरल बॉडी मीटिंग्स और जनतांत्रिक प्रक्रिया चलेगी। इसलिए SRA पर पुनर्विचार होना चाहिए। एक बार भूतपूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर की नहीं करने किया था, अभी फिर से करना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री नए कुछ इसको खोलने के पक्ष में दिख रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि मुंबई की जो बाकी गरीब बस्तियां हैं जिनमें अभी बिल्डर को नहीं सौंपा है, वहाँ स्लम घोषित करके उसका सुधार की बात होनी चाहिए, जैसा कि स्लम एक्ट में भी सेक्शन 4-5 में कहा गया है। So if I understand it right, मेधाताई, मुझे जो स्लम रिहेबिलिटेशन है वो बिल्डर्स के हाथों में नहीं देना चाहिए, बट जो स्लम्स में रहते हैं, जिन्होंने खुद अपना कोऑपरेटिव मूवमेंट बनाया, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। उनके ही सहभागिता से होना चाहिए। एक व्यापक कानून जैसा नगर राज बिल विधान परिषद विधानसभा ने पारित किया, लेकिन वो कमजोर किया अपने ही केंद्र सरकार होते हुए, उनके मसौदे के अनुसार नहीं किया। तो ये जरूरी है कि इस प्रकार का एक कानून या नियमावली बने जिसमें कि सत्ता कुछ अधिकार बस्ती के हाथ में हो, बस्ती की सहमति के बिना कोई विकास नहीं होना चाहिए। We take that point, मेधाताई, बट मुंबई जैसे शहर में जहां बहुत सारी इलीगल झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, इलीगल स्लम्स भी हैं, उसके बारे में मेधाताई क्या कहेंगी? वही मैं कह रही हूँ, ये इलीगल कैसे हो सकते हैं? ये तो लीगल श्रमिक है, ये लीगल वोटर्स है, ये पूरे अपना मतदान करते हैं और इनके ऊपर पूरी मुंबई चलते हैं। आपका दूध देने वाला, अखबार डालने वाला, सफाई करने वाला म्युनिसिपल कर्मचारी भी उस स्तर का वो बस्ती में रहता है। कई सारे पुलिस हवालदार भी गरीब बस्तियों में है, कई सारे उत्पादन गरीब बस्तियों में होते हैं, हॉकर्स गरीब बस्तियों में रहते हैं। तो इन सबको भी आवास का अधिकार है, संविधान में दिया हुआ है। इसलिए 60% गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों के हाथ में जो 6% मुंबई की जमीन है वो भी छीन लेने का कारस्थान तो केवल बिल्डर्स इसलिए कर रहे हैं, राजनेता और अधिकारियों से गठजोड़ के साथ, कि उनको करोड़ों का मुनाफा इसमें कमाने का मौका है। जैसे ये जमीन जो है, इसमें एयरफोर्स की जमीन भी उन्होंने हड़प की है, इसमें रेलवे की जमीन भी वो हड़प रहे थे। रेलवे ने उनको स्टॉप करके नोटिस दी जहां वो कई मंजिलों की बिल्डिंग खड़ा कर रहे थे और वो भी पुनर्वास के लिए यहाँ से हटाकर लोगों को वहां फेंक रहे थे। ये आप गोलीबार एरिया की बात कर रही हैं मेधाताई? गोलीबार एरिया के जो एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूरी पर है केवल, और इसमें तो यूनिटेक का पैसा लगा है ना। सबसे बड़ा घोटाला 2G स्पेक्ट्रम का, इसका हिस्सा है शिवालिक वेंचर्स का ये प्रोजेक्ट। तो कैसे नहीं इसका रिव्यू करके राज्य सरकार निर्णय कैसे नहीं ले सकती है? मेधाताई, आप ये
क्या आमरण उपोषण, ये उपोषण ही एक मार्ग था? क्योंकि आपको जो चाहने वाले वो बड़े चिंतित हैं अभी, वाइल जीतूराजे स्पीकिंग विथ यू। सिर्फ उपवास ही एक, और आप चौथे दिन में आप प्रवेश करेंगी? बहुत ही गंभीर स्थिति पर जब ये बात पहुंची और सरकार बार बार युद्ध शुरू कर रही है अपने ही लोगों के खिलाफ, और वो भी बिल्कुल भ्रष्टाचारी बिल्डर साबित होते हुए, अत्याचार करते हुए, तो इस अहिंसक आंदोलन के छोर पर उतरने की मजबूरी करनी पड़ी। और अब जबकि ये अनिश्चितकालीन अनशन है और मेरे साथ 5 लोग हर रोज रिले फास्ट पर बैठे हैं, तब और आगे का कदम क्या हो सकता था? मुझे लगता है कि किसी भी हालत में ये डिमोलिशन 60 साल और 70 साल पहले लोगों का गोलीबार में और बाकी भी जगह रोकना जरूरी है, नहीं तो जब तक इनका पुनर्विचार भी हो जाएगा तब तक इरिवर्सिबल डैमेज, अपरिवर्तनीय नुकसान होगा जिसमें लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई बिताई है। ये अनधिकृत स्लम्स के बारे में ही नहीं है, पर उनके भी संबंध में यही मुद्दा है, जहाँ पानी, रेशनिंग और ये सुविधा देने की जरूरत है, वो न देते हुए केवल ये जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। चलो ठीक है मेधा जी, आप एक उपवास कर रही हैं, इसलिए हम आपको फिर से शुभकामनाएं देंगे कि आपका उपवास कम से कम जल्दी छूटे, क्योंकि हम बड़े चिंतित हैं। सारे जो नौजवान जो छुट्टियां मना रहे हैं वो सुन रहे हैं। एक तरफ अन्ना हजारे ने एक आदर्श खड़ा किया, आप ये फिर से उपवास का, डू यू थिंक कि इस तरह का उपवास बहुत जरूरी है सारी सरकारी मशीनरी को सही करने के लिए? मेधा पटकर, अगर हम हिंसा नहीं मानते हैं, हिंसा को एक मूल्य मानते हैं, तो फिर इसके अलावा आखिरी कदम क्या हो सकता है? वही अन्ना जी की भी बात है। मैं तो कहती हूँ कि जो चिंतित है उन्होंने मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता इस चीज की करनी चाहिए कि मुंबई का क्या हो रहा है, महाराष्ट्र का क्या हो रहा है और पूरे देश का भी क्या हो रहा है, क्योंकि बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के भूखंड भी येडियुरप्पा ने बेचे हैं। छत्तीसगढ़ में भी माइंस के नाम पर 644 आदिवासियों के गांव खाली करवा रहे हैं। हर राज्य में, भोपाल में हो, इंदौर में हो, बिल्डरों के घोटाले हैं। नर्मदा में 500 करोड़ का पुनर्वास में घोटाला हमने निकाला है। हीरानंदानी का घोटाला 40 पैसे एकड़ के भाव से जमीन देकर बहुत बड़ा घोटाला है, उसके खिलाफ आदर्श लावासा हमने निकाला है। तो ये जरूरी है कि केवल भ्रष्टाचार का जनरल विरोध न करते हुए लोग इस पर भी भूमिका ले, और जहाँ भी आंदोलन चोटी पर जाए वहाँ वो सरकार को कम से कम एक पत्र डाले, एक फोन करे, एक ईमेल भेजे और उनके पास से जवाब मांगे कि क्यों नहीं वो बातचीत के द्वारा, संवाद के द्वारा इन तमाम मुद्दों पर हल निकलते हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें मेधा ताई, तो जैतापुर में भी कई शेतकरी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह पे है। कोंकण के ही लोग यहाँ भी हैं। गणेश कृपा सोसाइटी पूरे कोंकण से आए हुए ही अधिकतर लोगों से भरी हुई, जो देख रहे हैं कि अपने गाँव में भी एक बाजू जैतापुर हो रहा है और दूसरी बाजू यहाँ शिवालिक हो रहा है। मेधा ताई, चलते चलते आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आपके इस उपवास के साथ हम सब हैं। आपका उपवास जल्दी छूटे, आप सेहतमंद रहें। काल आई आल्या होता है ना भेटायला इंदुताई खानोलकर, वो बड़ी चिंतित होंगी मेधा ताई, काय म्हणाल्या आई, माँ ने क्या कहा? नहीं सर, उनको मालूम है, उन्होंने ही तो मुझे बड़ा किया, तो यही प्रेरणा दी है। पिताजी ने भी जो ट्रेड यूनियनिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी थे। मेधा ताई, बचपन कहाँ बीता था मेधा ताई का? यही मुंबई में ही। मेरा तो जन्म भी चेंबूर में ही हुआ और यही मैं बड़ी यही पढ़ी भी। यू आर अ बिग इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस मेधा ताई। सादर चरण स्पर्श, आणि प्लीज ऊपरवाला करे आपका उपवास जल्दी से छूटे। हाँ, केवल उपवास की चिंता न करे लोग इसकी चिंता करें कि ये निर्णय कैसे होंगे जी, और उसके लिए जो कर सकते हैं करे, आप भी और बाकी भी युवा बुजुर्ग साथी। मेरा ऐलान है, क्योंकि कई सारे देश के संगठनों ने तो महाराष्ट्र सरकार को लिखा है और सवाल किया है, जवाब मांगा है। मुंबई के भी लाखों लोग अगर लिखेंगे, जवाब मांगेंगे, तो ही इन मुद्दों का हल हो सकता है। थैंक यू मेधा ताई, आपने हमारे साथ बात की, इज्जत बढ़ गई। शुक्रिया। पाए लागू। कैच हाई मुंबई विद जीतूराज हर सुबह 7 से 11 ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट।